हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको इसके पहले मैंने चैप्टर 5 तक पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और ये आप लोग को इससे पहले 5 विषय का कराया गया था और मुझे आशा है कि आप लोग उस 5 विषय नहीं, 5 चैप्टर का कराया गया था, जिसमें आप लोग अच्छे से आप लोग उसको पढ़े होंगे और ध्यान से देखे होंगे। तो आइए, अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन और आंसर आपको लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनाए गए थे। उनमें से कुछ चैनल जो है कुछ जो संगठन है उनके नाम हम लोग अभी यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो IMF का विस्तार लिखिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1914 से जो 1918 के बीच चला था, उसके बाद, तो उसके बाद आप लोग को पता होगा लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। अच्छा से लिख देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना की गई थी, जिसको हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। जो नवीनतम सदस्य जो बना है 2011 में दक्षिणी सूडान, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या टोटल 15 है, जो 9 वर्षों के लिए चुने गए होते हैं, नियुक्त किए गए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। वो नीदरलैंड एक जगह है, हैग, वहीं पे है। यूएनओ के महासचिव का नाम बताइए। तो यूएनओ के महासचिव जो वर्तमान में है, ये वान की मून पहले थे, ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो अभी एंटोनियो गुतेरस, यानी कि 1 जनवरी 2017 से अभी तक एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस ऊपर लिख देते हैं, गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं, वो 1 जनवरी 2017 से कार्यरत है। ये वान की मून गलत दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये गलत है। एंटोनियो गुटेरस याद रखिएगा, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, युद्ध व शांति के मामलों में मदद देते हैं। यूएनओ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और एक भी फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इस संगठन में हस्ताक्षर किया था और इसका सदस्य बना था, ठीक। पर्यावरण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए। तो पहला देख लीजिए, इसमें दिया हुआ संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और दूसरा ग्रीन पीस, दो संगठन है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का एक कार्य लिखिए। तो इसमें इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, विश्व व्यापार के नियम निर्धारण करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत सदस्य बना था, जबकि उस वक्त हम लोग गुलाम थे। तो गुलाम होने के बावजूद भी हम लोग यूएनओ का सदस्य बने थे। इसके बावजूद भी हम लोग को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। 2 अंक के प्रश्न अभी है, ठीक है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो USA यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, फ्रांस, चीन, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, 2-3 बार नाम बोलिएगा तो याद हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ठीक है। 5 गो अस्थायी सदस्य हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में संलग्न 2 गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं? तो 2 है इसमें, पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा ह्यूमन राइट्स वॉच। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। निषेधाधिकार, वीटो पावर किसे कहते हैं? तो सामूहिक निर्णय पर मना करना, ठीक है।
मना करना, यानी कि जिसमें कोई मैटर पे आगे मान के चलिए डिस्कस करना हो, तो अगर ये 5 जो अस्थायी सदस्य प्राप्त हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, इनमें से किसी की असहमति होने पर उस मैटर पर या उस प्रस्ताव पर कोई भी प्रकार का डिस्कस नहीं किया जाता है, उसी को कहते हैं निषेधाधिकार। यूएनओ के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो यूएनओ के टोटल अंग जो हैं 6 हैं। इसमें देखिए, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद, इसको न्यासिता परिषद भी कहा जाता है, तो न्यास परिषद। यूएनओ के प्रतीक चिन्ह पर टिप्पणी करो। तो जैतून की पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र, आप लोग अगर देखेंगे थंबनेल को इस जो वीडियो में बना रहा हूँ उसमें देखिएगा, तो उसमें अच्छे से सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उसमें जो उसका पहचान है या प्रतीक चिन्ह है उसमें हम डाले हैं। तो जैतून की पत्तियां विश्व शांति को संकेत देती हैं। विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो विश्व बैंक यानी कि WB कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन, आधारभूत ढांचे के लिए यह काम करता है। सुरक्षा परिषद का विस्तार कब, कितने सदस्यों से किया गया? तो देखिए 1965 में 11 सदस्यों में 4 सदस्य और बढ़ाए गए, यानी कि टोटल 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। विश्व के सामने वर्तमान की चुनौतियां बताइए। विश्व के सामने आज जो पूरी दुनिया परेशान है वो है, सबसे पहला जो चुनौती है वो है आतंकवाद, दूसरा जातीय संघर्ष, परमाणु प्रसार, पर्यावरण हानि और गृह युद्ध और जलवायु परिवर्तन। ये प्रमुख समस्या है जो पूरी दुनिया इससे परेशान है और बहुत जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब इंसानों का पतन होने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना व कार्य बताओ। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई। कार्य परमाणु ऊर्जा का सैन्य प्रयोग रोकना, शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? तो विश्व स्तर को वित्त व्यवस्था की देखरेख तथा वित्तीय व तकनीकी सहायता देना। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसको मैंने इसके पहले बताया। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताओ तथा इनको अस्थायी प्रदान करने के कारणों पर विचार या प्रकाश डालिए। ठीक है, तो साउथ USA, अमेरिका, UK, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, फ्रांस, ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता तथा शक्तिशाली देश रहे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ये लोग विजयी हुए थे और ये एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरे हैं, जिसके पास अभी वीटो पावर भी है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में सक्षम है या नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ अमेरिका के वर्चस्व को रोकने में सक्षम है या नहीं, उसको देखिए। तो यूएनओ पर USA का प्रभाव के कारण, क्यों आखिर उसका प्रभाव ज़्यादा है यूएनओ पे अमेरिका का? तो पहला पॉइंट है सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पैसे यूएनओ में अमेरिका देता है। मुख्यालय USA के भूभाग में क्षेत्र में स्थित है और चूँकि अमेरिका में ही इनका मुख्यालय स्थित है, इसलिए अमेरिका का यूएनओ पर प्रभाव ज़्यादा है। और अधिकांश कर्मचारी भी USA का है, यानी कि अमेरिका का ही है, इसलिए यूएनओ पर USA का ज़्यादा प्रभाव है। और यूएनओ की आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों है आखिर यूएनओ की आवश्यकता? तो पहले एक उपयोगी संस्थान है, विचार मंथन का मंच है, USA नीतियों की आलोचना का मंच है। इसके बिना विश्व भयानक है। अब यूएनओ को हटा दीजिए, पूरी दुनिया मारकाट करने लगेगी। जो शक्तिशाली देश है ना, वो कमज़ोर को तो यूं ही चबा जाएगा, मीन्स कब्जा कर लेगा। तो और छोटे छोटे देश जो है जीने के लायक बचने ही नहीं देगा। यूएनओ है जो छोटे छोटे या कमज़ोर देशों के लिए एक सहारा बन के खड़ा है, इसलिए यूएनओ की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है दुनिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से क्या लाभ हुआ है? इससे क्या लाभ हुआ जब यूएनओ का सदस्य बन गया भारत? तो देखिए, पहला, विश्व के बड़े परिवार का एक सदस्य बन गया, यानी कि 193, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार तो यूएनओ है। 193 देश है, उसमें से एक भारत है। आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता, अपनी अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान मिल रहा है। तो ये यूएनओ का प्रभाव है। पाँचवा देखिए, निम्न तथ्यों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी किससे संबंधित है? युद्ध व आपदा पीड़ित सहायता से। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो मानवाधिकार की रक्षा यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करता है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार के नियम को तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक उन्नति व ऋण प्राप्त करने का काम करता है, देने का काम करता है। अब देखिए छठा में है, एक कार्टून दिया गया, इसको आपको देख के आंसर बताना है।
याद रखिए कि जो कार्टून है ना लगभग हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा और इस कार्टून से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्टून दे देगा और इससे रिलेटेड आपको सवाल जवाब किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस कार्टून को, देख लिए। अब इससे संबंधित सवाल का जवाब दीजिए। प्रस्तुत कार्टून किससे संबंधित है? तो यह कार्टून संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आप देखिए राइट हैंड में जो है इसका ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है, जैतून की डाली हाथ में है जो शांति का प्रतीक है। दूसरा देखिए, कार्टून में दाएं हाथ से बात नहीं समझेंगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी स्थिति को व्यक्त किया गया है। इस स्थिति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब अगर शांतिप्रिय तरीके से नहीं समझोगे तो दाएं हाथ में तो शांतिप्रिय है, लेकिन लेफ्ट हैंड में, इसको देखिए लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड क्या है? ये वार है, वार। ये यूएनओ ने स्टार्टिंग में 1990 जब इराक युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ था तो उसमें यूएनओ ने उसे इस तरह से समझाने की कोशिश किया इराक को, है ना, जो कुवैत पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तो इराक को समझाने की किया कोशिश इस राइट हैंड से, लेकिन वो नहीं माना तो 1990 में इस हैंड से समझाने की कोशिश किया गया, वार से। तो इराक का जो सद्दाम हुसैन को मारा गया अंततः, और इस तरह से इराक में प्रथम खाड़ी युद्ध, इराक और पूरी दुनिया 34 देश मिलकर उनको इराक के साथ युद्ध किया था, जिसमें इराक पस्त हो गया, हार गया, और इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो दाएं हाथ का से विवादपूर्ण स्थितियों का सामना शांतिपूर्ण विवर्ताओं द्वारा किया जाना है और बाएं हाथ से समझाई जाएगी। ठीक है, समझाई जाएगी से है यूएनओ है कि यदि अपराधी देश नहीं मानते तो यूएनओ अपराधी देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चलाया था अमेरिका ने इराक में। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन आया? तो सबसे पहले परिवर्तन क्या हो गया? सोवियत संघ का पतन, यूएसए का वर्चस्व, यानी कि यूएसए अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व होने लगा। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी, एक नया उत्तराधिकारी उसका घोषित किया गया और उस तरह से 15 देश टूटा। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन। और देखिए एशिया की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत से अधिक बढ़ी, यूएनओ की सदस्यता में वृद्धि हुआ, विश्व में नवीन चुनौतियाँ सामने आने लगी। इस तरह से वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में परिवर्तन आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के समर्थन में क्या तर्क देंगे? आप बताइए कि क्यों आखिर भारत को यूएनओ का सदस्य, अस्थायी सदस्य होना चाहिए, किस आधार पे आप अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपने बातों को रखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग विश्व में आबादी में दूसरा स्थान, अब तो पहला हो गया है, ठीक है, चाइना पीछे हो गया भारत से, पहला स्थान है, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए? यूएनओ का स्थायी सदस्य। दूसरा, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है, यूएनओ के अभियानों में योगदान, जितने भी यूएनओ ने अभियान चलाए उसमें से भारत डट के खड़ा रहा है। यूएनओ का संस्थापक सदस्य, देखिए यूएनओ का स्थापना तो 24 अक्टूबर को हुआ था और भारत उसका सदस्य 30 अक्टूबर को ही बन गया था, यानी कि 6 दिन के बाद। गुलामी के बावजूद हम लोग यूएनओ का सदस्य बने थे, इसलिए हम लोगों को यूएनओ का सदस्यता जरूरी है, अस्थायी सदस्य जरूरी मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने 2 भागों में बट गया था, लेकिन हम लोगों ने एक नई तीसरी दुनिया बसाई जिसमें गुट निरपेक्ष, यानी कि ना हम रशिया के फेवर में गए ना ही अमेरिका के फेवर में गए। परमाणु शक्ति संपन्न, हमारे पास भी परमाणु शक्ति है। सहिष्णुता की संस्कृति, हम लोग किसी भी धर्म को विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं चलाते, ना ही किसी धर्म को नीचा देखते। हम लोग सभी लोगों को, सभी वैसे लोगों को भी सम्मान करते हैं जो गरीब है, या फिर वैसे लोग भी सम्मान करते हैं गोले काले, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी धर्मों को एक लेकर साथ चलते, इसलिए हम लोग को यूएनओ का स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर प्रकाश डालिए। भारत क्या क्या योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को सर्वव्यापक बनाया, निशस्त्रीकरण का प्रयास किया, यानी कि दुनिया को निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र वस्त्र जो होता है ना, वस्त्र नहीं सॉरी, शस्त्र में हथियार वगैरह का प्रयोग पर रोक लगाने के लिए भारत भी आ गया है। उपनिवेशवाद तथा रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। पूरी दुनिया तो अमेरिका में जैसे क्षेत्रों में भी वहाँ पर गोरे काले का भेद हुआ था, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानवाधिकारों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा में योगदान, भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, और एकमात्र देश सिर्फ भारत है जहाँ के लोगों के मुंह से या पूजा पाठ जब भी होता है, कर्मकांड वगैरह कुछ भी हो, पूजा पाठ, उसमें से आवाज़ आता है कि विश्व का कल्याण हो,
विश्व का कल्याण हो। एकमात्र देश जहाँ से यही आवाज़ निकलता है, विश्व, पूरे विश्व के कल्याण की हम लोग कामना करते हैं। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों हो रही है? क्या आप इससे सुधार पाएंगे कुछ उपाय बताने पाएंगे? तो देखिए, सुधारों की मांग के कारण क्या है, तो इसके निर्णयों पर पश्चिमी हित प्रभावी होता है। यानी कि यूएनओ का हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो भी निर्णय होते हैं ना, वो पश्चिमी यानी कि यूरोप के देशों पर ज़्यादा उससे फेवर में रहता है, जबकि अन्य देशों के साथ तो ऐसा कुछ उतना इन लोगों को फैसला या कुछ भी होता है तो उस मैटर पे ज़्यादा अच्छे से गहराई से नहीं लेते हैं। जितने भी फैसले होते हैं अधिकांश यूरोप के फेवर में जाता है। सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ठीक है। तीसरा, सदस्य संख्या बढ़ने से सुरक्षा परिषद का विस्तार हो। सदस्य संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे इनमें इसमें क्या होगा, विस्तार होगा। दूसरा, सुझाव के क्या उपाय है, तो हम लोग क्या उपाय दे सकते हैं, सदस्य संख्या बढ़ाए। सबसे पहले भारत को एक ले लो भाई यूएनओ में एक परमानेंट सदस्यता के रूप में। दूसरा, निषेधाधिकार पावर समाप्त किया जाए, निषेधाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं ना जो लोग खुद कराम, जैसे चाइना अगर खुद कोई कराम कर लेगा तो इसके ऊपर जब फैसला बैठाया जाएगा तो वीटो पावर प्रयोग कर लेगा, फिर तो चाइना बच गया। यही कारण है कि 1959 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, जबकि यूएनओ का स्थापना के टाइम में ही कहा गया था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अब चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपना वीटो का पावर का प्रयोग करता है। जब वीटो डाल देगा तो उस मैटर पे कोई भी बहस होगा ही नहीं। तो इस तरह तो जितने के पास वीटो पावर उस सबको फिर अपना पावर दिखाने लगेगा। अब छोटे छोटे देशों को लूट के कब्जा कर लेगा और फिर जब फैसला बैठाया जाएगा तो वीटो का प्रयोग कर लेगा। इसलिए वीटो का पावर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या समस्याएं? अस्थायी सदस्यों की सहमति के बिना इनको दूर नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट करें। तो यूएसए की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, ये तो पता है। तो ये देखते हैं, यूएसए की सैन्य शक्ति के कारण उसके विरुद्ध कोई निर्णय ना ले पाना सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। यूएसए की मजबूत आर्थिक शक्ति, यूएनओ की इस पर आर्थिक निर्भरता। यूएनओ उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता, ना कुछ बोल सकता है। रीज़न क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा, लगभग 30 से 35% जो यूएनओ का बजट है वो अमेरिका से आता है। इसलिए यूएनओ उसके खिलाफ जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। यूएसए के भू क्षेत्र में यूएनओ का स्थित होना, और चूँकि यूएनओ है ही स्थित यूएसए में, अमेरिका में, तो उसके खिलाफ खुद कैसे ले सकता है एक्शन। वीटो अधिकार होना, उसके पास वीटो पावर भी है। वीटो अधिकार त्यागने की भावना ना होना, उसके पास वीटो पावर त्यागने की कोई भावना नहीं है। अस्थायी सदस्यों की सहमति के बिना सुधार संभव नहीं है, और जब तक कि सबके पाँचों देश सहमति नहीं देंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो पाएगा। और इसमें से एक देश यानी कि खुद अमेरिका नहीं चाहेगा कि हमारे प्रति कोई नियम बने या कुछ सुधार हो इसमें, इसलिए वो वीटो प्रयोग करेगा और फिर जाकर जैसा था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये था चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से दोबारा इसको देखें वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।